नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार सिंथेटिक बायोलॉजी पर नीति निर्माण पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान कुष्ठ रोग से जुड़े मामलों का पता लगाने के प्रयासों में कमी आई है। बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन में अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा को फिर से लागू किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 सत्र का आयोजन करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार सिंथेटिक बायोलॉजी पर नीति निर्माण पर विचार कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सिंथेटिक बायोलॉजी पर दूरदर्शिता पत्र के रूप में एक प्रारूप को तैयार किया है। इस पत्र में एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो इस मुद्दे पर भारत के पक्ष को मजबूत करेगी। सिंथेटिक बायोलॉजी यानी कि उन जैविक घटकों और प्रणालियों के डिजाइन, रीडिजाइन एवं निर्माण से है जो प्रकृति में पहले से अस्तित्व में नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि सिंथेटिक बायोलॉजी के संभावित अनुप्रयोग यानी इनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, जैसे कि जैव ईंधन, जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन, बायोसेंसर एवं स्वास्थ्य। आपको बता दें कि बायोसेंसर आधारित उपचार विशेष रोग जनकों को लक्षित करने के लिए संशोधित बैक्टीरिया आदि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन में सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद सिंथेटिक बायोलॉजी के उपयोग से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि बायो सेफ्टी। सिंथेटिक बायोलॉजी मनुष्यों में एलर्जी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, कैंसर कारक और विषाक्तता जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरी प्रमुख चिंता है बायो सिक्योरिटी। इसका संबंध जैविक हथियार विकसित करने के लिए संभावित रूप से खतरनाक जैविक अभिकारकों या फिर जैव प्रौद्योगिकी के अनुचित या दुर्भावनापूर्ण उपयोग से है। और तीसरी प्रमुख चिंता मानव यूजेनिक्स से संबंधित नैतिक चिंताएं हैं। यूजेनिक्स का मतलब है भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए वांछित आनुवांशिक विशेषताओं का चयन करना। जैसे कि डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, तो इस तरीके की तकनीकों से मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत में सिंथेटिक बायोलॉजी के विनियमन की स्थिति की बात करें तो संसद ने अभी भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2013 को मंजूरी नहीं दी है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हैं। इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी भी शामिल हो सकती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों पर विनियम बनाए गए हैं। इससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2011 में सिस्टम्स बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़े शोध पर एक कार्यबल का गठन किया गया था। और आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दौरान कुष्ठ रोग से जुड़े मामलों का पता लगाने के प्रयासों में कमी आई है। लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया भारत में कुष्ठ रोग पर केंद्रित सबसे बड़ा एनजीओ है। इसकी एक रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश में सक्रिय कुष्ठ मामलों का पता लगाने में 62.5% की गिरावट दर्ज की गई है। कुष्ठ रोगियों के मामलों में ये कमी अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच देखी गई है। नए मामलों में महिलाओं और बच्चों के अनुपात में 70% की कमी आई है। कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। ये रोग धीमी गति से वृद्धि करने वाले माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। ये रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और आंखों के म्यूकोसा को प्रभावित करता है। बहुऔषधि यानी मल्टी ड्रग उपचार से इसका इलाज किया जा सकता है। यदि इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार शुरू हो जाए तो इस रोग से होने वाली अक्षमता को रोका जा सकता है। दूसरे इसके संक्रमण की बात करें तो अनुपचारित रोगियों के निकट और लगातार संपर्क में रहने पर रोगी के नाक और मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण होता है। वैश्विक स्तर पर इस रोग के सर्वाधिक मामले भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए भारत में कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोग की जाँच की जाती है। इसके अलावा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। स्पर्श नामक कुष्ठ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। शून्य कुष्ठ रोग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक कुष्ठ रणनीति 2021 से 2030 घोषित की गई है।
बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन में अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंगनी क्रांति या लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की है। ये क्रांति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन के तहत शुरू की गई है। इस क्रांति का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। लेवेंडर मूल रूप से यूरोप की प्रजाति है। लेवेंडर वाटर को लेवेंडर के तेल से अलग किया जाता है। इस जल का अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके फूलों के आसवन के बाद हाइड्रोसॉल बनता है। इसका साबुन और रूम फ्रेशनर बनाने में प्रयोग होता है। सुगंधित उत्पाद क्षेत्र में रूपांतरणकारी बदलाव लाने के लिए अरोमा मिशन की परिकल्पना की गई है। इस बदलाव के लिए कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित रूप से हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इससे सुगंधित उत्पाद से जुड़े उद्योगों के विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अरोमा मिशन के पहले चरण के दौरान CSIR ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन में मदद की है। इसमें CSIR ने 46 आकांक्षी जिलों को शामिल किया है। मिशन के दूसरे चरण में 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इससे 75,000 से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। अरोमा मिशन से किसानों के लिए उनके ही गाँव में रोजगार पैदा होंगे। किसानों की आजीविका और आय में सुधार होगा। सुगंधित तेलों और सुगंधित उत्पादों के निर्माण में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। आवश्यक और सुगंधित तेलों के आयात को कम करने में मदद भी मिलेगी। और आइए अब आपको बताते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न, सुनहरी क्रांति बागवानी या फल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से जुड़ी हुई है। टमाटर और मांस से जुड़ी हुई है लाल क्रांति। गोल्ड क्रांति जुड़ी हुई है आलू के उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से जुड़ी है। सुनहरी रेशा क्रांति जुड़ी हुई है जूट उत्पादन से। धूसर क्रांति जुड़ी हुई है उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज या औषधि या झींगा उत्पादन से। रजत रेशा सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से जुड़ी है। भारत के निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा को फिर से लागू किया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में जारी चुनावों में प्रचार के लिए किसी दल द्वारा नामित किए जा सकने वाले स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या के लिए अनुमति दे दी है। कोविड-19 में गिरावट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है। ये एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है। स्टार प्रचारक को परिभाषित करने वाला कोई भी कानून मौजूद नहीं है। ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा किए जाने वाले प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़े जाने से छूट दी गई है। हालांकि ये छूट केवल तभी तक मिलती है जब तक एक स्टार प्रचारक स्वयं को उस राजनीतिक दल के लिए एक सामान्य प्रचार तक ही सीमित रखता है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनावी एजेंट किसी रैली में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है तो उस रैली का पूरा खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है। इसमें स्टार प्रचारक का यात्रा खर्च शामिल नहीं किया जाएगा। अगली खबर करंट अफेयर्स से जुड़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 सत्र का आयोजन करेगा। ये सत्र मुंबई में आयोजित होगा। भारत दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। भारत में IOC का प्रथम सत्र वर्ष 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में की गई थी। ये एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IOC का मुख्यालय लॉज़न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये पूर्णतः निजी वित्त पोषण पर निर्भर है। ये सभी स्तरों पर खेल और एथलीटों के विकास के लिए अपने राजस्व का 90% व्यापक खेल गतिविधियों को वितरित करता है। IOC का अध्यक्ष इसका प्रतिनिधित्व करता है। वो इसकी सभी गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। IOC अध्यक्ष का चयन सत्र द्वारा किया जाता है। IOC सत्र वैश्विक ओलंपिक आयोजनों की प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा करता है और निर्णय लेता है। इन गतिविधियों में ओलंपिक चार्टर को अपनाना या संशोधन करना भी शामिल है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। सामान्य तौर पर IOC के सत्र का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष द्वारा या कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर कभी भी सत्र आयोजित किया जा सकता है। भारत में IOC सत्र की मेजबानी को भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में
एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि ऐसे व्यापक खेल आयोजन के मेजबान शहर नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे एवं अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से समृद्ध हो जाते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इन खेलों के मेजबान राष्ट्र एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हैं, जबकि मेजबानी के विपक्ष में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इन खेलों के आयोजन की लागत बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ओलंपिक के दौरान विकसित की जाने वाली उच्च लागत वाली सुविधाएं बाद में सीमित उपयोग की रह जाती हैं। और अगला टॉपिक नदी जल विवाद से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाए। कृष्णा नदी के जल आवंटन से जुड़े विवाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने इन राज्यों से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहा है। कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये अपनी सहायक नदियों के साथ एक विशाल बेसिन बनाती है। इसके बेसिन में 4 राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग शामिल है। कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है। वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई थी। इसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में राज्यों के बीच नई शिकायतें सामने आने लगी थी, इसलिए वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिकरण का कार्यकाल वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में अधिकरण नवनिर्मित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से संबंधित मामलों पर विवाद की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले लोकसभा ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। विवाद को अधिकरण में भेजने से पहले विवाद समाधान समिति को भेजा जाए। कई पीठों के साथ एक एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की जाए। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने भारत की सामरिक नीतियों और राजनयिक रुख से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन विश्व का अग्रणी मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है। वर्ष 1963 से इसका आयोजन म्यूनिख, जर्मनी में हो रहा है। टर्निंग द टाइड, अनलर्निंग हेल्पलेसनेस सम्मेलन का आदर्श वाक्य और म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट का शीर्षक है। यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष फरवरी में म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित होता है। उड़े देश का आम नागरिक योजना यानी उड़ान। उड़ान योजना के तहत अगरतला को वायु मार्ग के जरिए बांग्लादेश के ढाका और चटगांव शहर से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के तहत भारत के छोटे शहरों को सीधे पड़ोस के कुछ विदेशी गंतव्यों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा वर्ष 2020 में कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता पर केंद्रित है। उड़ान योजना को वर्ष 2016 में नागर विमानन मंत्रालय ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के तहत की गई है। इस नीति का उद्देश्य हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना है। गोबर्धन प्लांट यानी बायो सीएनजी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र गोबर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। सरकार अगले 2 वर्षों में 75 प्रमुख नगर निकायों में ऐसे संयंत्रों का निर्माण करने के लिए कार्य कर रही है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित गोबर्धन संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपशिष्ट मुक्त शहरों के अनुरूप है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना मवेशियों के गोबर और खेतों में ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने पर केंद्रित है। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हिस्से के रूप में शुरू किया है। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। पुणे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने पहली बार किसी आकाशगंगा से निकलने वाली परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण के मानचित्रण के लिए जीएमआरटी का प्रयोग किया है। ऐसी आकाशगंगाओं में फास्ट रेडियो बस्ट की घटना घटित होती है। फास्ट रेडियो बस्ट दूरस्थ आकाश गंगाओं से निकलने वाली अत्यंत उज्जवल रेडियो तरंगें हैं। ये केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही अस्तित्व में रहती हैं। जीएमआरटी खगोल भौतिकीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण है। ये पास के सौरमंडल से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के छोर तक निम्न रेडियो आवृत्ति पर कार्य कर सकता है। ये एनसीआरए यानी नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित होता है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हिस्सा है। ये पुणे के पास स्थित है।
एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक। खगोल शास्त्रियों के नए अवलोकन में आकाशगंगा मेसियर 77 के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल देखा गया है। इसके आसपास के बादल 3 दशक पहले की गई भविष्यवाणियों का समर्थन करते हैं। ऐसे ब्लैक होल को एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक कहा जाता है। एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक यानी एजीएन सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। ये उज्जवल धाराओं और पवनों का उत्सर्जन करते हैं। ये अपनी आकाश गंगाओं को आकार प्रदान करते हैं। एजीएन यानी एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक रेडियो, ऑप्टिकल, एक्सरे या गामा किरण या उच्च गति कण धाराओं के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। एजीएन छोटे टाइम स्केल पर चमक में अलग हो सकते हैं। क्वासर सबसे चमकदार एजीएन है। पतंगे यानी मॉथ्स। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण के लिए पतंगे महत्वपूर्ण हैं। ये एक तरह का कीट है जो तितली के समान होता है। ये ज्यादातर रात में उड़ता है और आमतौर पर कम रंग वाला होता है। परागण एक फूल के नर पराग पुंकेसर यानी एंथर से पराग कणों को मादा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में स्थानांतरित करने की क्रिया है। ये अध्ययन इन रात्रिचर कीट परागणकर्ताओं की भूमिका को समझने में मदद कर सकता है। परागण से संबंधित अधिकांश अध्ययन दैनिक परागणकर्ताओं पर आधारित होते हैं, जिसमें कि मधुमक्खियों और तितलियों के माध्यम से परागण होता है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 12,000 मॉथ प्रजातियां हैं। बेनिन कांस्य। नाइजीरिया से लूटी गई बेनिन कांस्य की 2 मूर्तियों को नाइजीरिया को वापस लौटा दिया गया है। इन्हें 1 सदी से भी अधिक समय पहले ब्रिटिश नागरिकों द्वारा लूटा गया था। बेनिन कांस्य पीतल और कांस्य से बना मूर्तियों का एक समूह है। इसमें विस्तृत रूप से सजाए गए कास्ट प्लेट, स्मारक शीश, पशु और मानव आकृतियां, शाही राजचिन्ह की वस्तुएं और व्यक्तिगत आभूषण शामिल हैं। इनका निर्माण कम से कम 16वीं शताब्दी से पश्चिम अफ्रीकी साम्राज्य बेनिन में किया जा रहा था, जो कि अब दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया में स्थित है। ये कलाकृतियां ज्यादातर यूरोपीय खोजकर्ताओं और उपनिवेशवादियों ने चुराई थीं। ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण विरासत वस्तुओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को और बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए प्रतिवर्ष यूनेस्को एक विशिष्ट थीम चुनता है। वर्ष 2022 के लिए विषय था बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ये बहुभाषी शिक्षा के प्रोत्साहन और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिगम विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया था। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। हाल ही में राष्ट्रपति ने सिद्धांत प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। वो पुरी में गौड़ीय मठ और मिशन के संस्थापक थे। गौड़ीय मठ गौड़ीय वैष्णववाद का प्रसार करने वाला एक मठ संबंधी संगठन है। गौड़ीय वैष्णववाद मध्यकालीन वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है। चैतन्य 15वीं शताब्दी के भक्ति संत थे। उन्होंने सर्वोच्च आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा को बढ़ावा दिया था। गोस्वामी प्रभुपाद जी के आदर्शों में दृढ़ संकल्प, भौतिक इच्छाओं से मुक्त जीवन के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा शामिल थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।